हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई पैरानॉर्मल घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक बता सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये इंसिडेंट मेरे ही गांव से जुड़ा हुआ है, जो कि मुझे कुछ समय पहले ही पता लगा। दरअसल एक आदमी था, उसका नाम था रमेश। उस टाइम पर वो हमारे गांव में शहर से काफ़ी लंबे सफ़र के बाद आया था। दरअसल हमारे यहाँ पर कुछ दवाइयों में यूज़ होने वाली महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ मिलती थी, जिनकी कीमत अच्छी खासी होती थी। पर दिक्कत एक बात की थी, हमारा गांव पहाड़ों के बीच में था, जिस कारण यहाँ से सामान को लाने ले जाने में कई सारी असुविधाएं होती थी। और इसी कारण से हमें अपनी जड़ी बूटियाँ थोड़ी कम कीमतों पर बेचनी पड़ती थी। जब रमेश इस जगह आया और उसने बताया कि उसे जड़ी बूटियाँ चाहिए, तो हमारे गांव के मुखिया ने फ़ौरन उसके लिए एक घर में रहने का इंतज़ाम करवाया और कहा, आज रात तुम यहाँ आराम से रुक सकते हो और कल हम तुम्हारा काम कर देंगे। इसके बाद उसने रमेश को रात के खाने के लिए भी अपने घर पे इनवाइट करा। इसके बाद वो मुखिया वहाँ से जाने लगा और जाते जाते बस एक बार वो रुका और अपनी गर्दन घुमा के उससे इतना ही कहा, रात के समय गांव में मत घूमना। मुखिया की इस बात को रमेश ने काफ़ी ध्यान से सुना और उसके बाद वो अंदर अपने घर में चला गया। पर उसने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। बाद में मुखिया के यहाँ से खाना खाने के बाद वो अपने घर आ गया और अपना सामान को ठीक से करने लगा। इसके बाद जब वो अपने बिस्तर पर बैठा तो उसे फ़ौरन ही नींद आने लगी, क्योंकि वो दिन भर का थका हारा था। पर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो आराम से इसके बाद सो गया। लगभग आधी रात के बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो एकदम से उठा और उसने महसूस करा कि ये आवाज़ बाहर से आ रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा धीमी आवाज़ थी। रमेश खड़ा हुआ और वो देखना चाहता था कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है, और यही सोचकर वो धीरे धीरे बाहर गया और उस आवाज़ की दिशा में जाने लगा जहाँ से वो आ रही थी। वो घर के पीछे बने आंगन में गया, बट उसे उस आवाज़ का जरिया नहीं दिखाई दिया। इसके बाद जब वो घर के पीछे की साइड गया, तब उसे घर की सीमा से थोड़ी दूरी पर एक कुआं दिखाई दिया और उसे वहाँ से आती हुई आवाज़ महसूस हुई। अब जब वो जैसे ही हल्का सा आगे बढ़ा तो उसने देखा उस कुएं की दीवार का सहारा लेकर एक लड़की वहाँ बैठी रो रही है और उसका फेस दूसरी तरफ था। उस लड़की की रोने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा दुख भरी लग रही थी। उसकी आवाज़ ही इतनी ज़्यादा लग रही थी ऐसी कि रमेश को उस पर दया सी आने लगी और उसने सोचा कि उसे उसके पास जाकर पूछना चाहिए कि आखिर क्या बात है। यही सोचकर वो उसके पास गया। उससे थोड़ी दूरी पर रुककर उसने उससे पूछने की कोशिश करी कि आखिर क्या बात है और तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो। पर उस लड़की ने उसकी बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। उसने 2-3 बार और ऐसा ही करा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ा और उसने उस लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ रखा उसका हाथ एक झटके से पीछे हो गया, क्योंकि उस लड़की का शरीर हद से ज़्यादा ठंडा था। इतना ठंडा कि उसे छूने के बाद उसे तुरंत ही अपना हाथ हटाना पड़ा। फिर वो जो लड़की थी एकदम से ही उसकी ओर को घूमने लगी और जैसे ही वो पलटी, उसका चेहरा देखकर रमेश के होश उड़ गए। उसने देखा कि उस लड़की की आंखें एकदम अंदर को धसी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। वो लड़की बिल्कुल भी एक मामूली इंसान नहीं लग रही थी। रमेश बेहद ज़ोर से डरा और वो काफ़ी तेज़ से चिल्लाया। इसके बाद वो पीछे घूमकर भागने ही वाला था कि उसने देखा उसका हाथ उस लड़की ने पकड़ लिया है। और जब उसे इस बात का महसूस हुआ तो उसके डर की कोई सीमा नहीं रही। वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके हाथ में उसे उस चुड़ैल की या फिर वो जो कोई भी थी उसकी पकड़ मजबूत होती हुई महसूस हुई। उसे दिखा उस लड़की का एक दूसरा हाथ उसके आंखों के सामने आया
और एकदम से ही वो चीखते हुए उठा। दरअसल रमेश अभी अपने बिस्तर पर था और ये सारा जो भी उसने देखा ये सब उसका सपना था। जब उसे ये बात महसूस हुई तो वो एकदम से सोच में पड़ गया कि उसके साथ अभी अभी ये क्या हुआ। पर जैसे ही उसने होश संभाला उसने अपने हाथ की ओर देखा और पाया कि उसके हाथ पर किसी की जकड़न का काफ़ी तगड़ा निशान था। वो सोच में पड़ गया और डरने लगा। तभी उसकी नज़र दरवाजे की ओर गई जो कि खुला हुआ था और नीचे मिट्टी भरे फर्श पर जिस पर किसी के पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। उसे एकदम से ही लगा कि कोई चोर वहाँ पर आ गया है जिसने उसके पैसे चुरा लिए होंगे। वो फ़ौरन उठा और अपने बैग से भरे पैसों को देखने लगा कि वो ठीक है नहीं, पर उसने पाया कि उसके पैसे सही सलामत उसी की जगह पर रखे हुए थे। इसके बाद उसने सोचा कि उसे देखना चाहिए कि ये कदम आखिर थे किसके। यही सोचकर वो आगे बढ़ने लगा। वो घर के पीछे की साइड आ गया था। अब उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि उसे कुछ बहुत ही बुरा दिखने वाला है। इसके बाद वो सामने देखता है कि वही कुआं जो कि उसने अपने सपने में देखा था उसके सामने है। लेकिन फ़र्क इतना था कि उसे उस कुएं के पास कोई भी लड़की दिखाई नहीं दी। अब उसे कुछ अजीब सा लगने लगा और वो सोच में पड़ गया। इसके बाद उसने सोचा कि हो ना हो इस कुएं के अंदर से देखना चाहिए, शायद इसे कुछ दिखाई दे। धीरे से वो कुएं के पास आया और उससे नीचे झांकने लगा। उसने देखा वो कुआं अच्छी खासी गहराई का था और उसके सबसे नीचे उसे पानी दिख रहा था। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि वो पानी लगातार हिले जा रहा था, पता नहीं किस कारण से। वो उस कुएं के अंदर झांक ही रहा था कि एकदम से ही उसे उस कुएं के अंदर एकदम नीचे एक औरत की परछाई पानी में दिखाई देती है जो कि हो ना हो उसके ठीक ऊपर ही थी। जैसे ही वो ऐसा देखता है वो एकदम को पीछे झटके से जाता है और जैसे ही वो पीछे की तरफ भागता है वो एकदम से किसी से टकरा जाता है। जब अब वो पलट कर देखता है तो पाता है कि वो गांव के मुखिया से टकरा गया है। जैसे ही वो उसे देखता है उसे लगता है कि अब वो बच जाएगा और उसे कोई खतरा नहीं। वो उस मुखिया को गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे बचा लो। इसके बाद वो मुखिया जैसे तैसे उसे दिलासा देके उसे संभालते हुए उसके घर के अंदर ले जाता है। अंदर जाने के बाद जब एक बार वो पानी वानी पी के ठीक से बैठ जाता है तब मुखिया उसे एक बात बताता है। 7 साल पहले की बात है। शहर से तुम्हारे जैसा एक व्यापारी हमारे पास आया था। वो भी हमसे जड़ी बूटी खरीदने ही आया था। हम लोगों ने तहे दिल से उसका स्वागत करा और उसने एक अच्छी कीमत देकर गांव वालों से सारी जड़ी बूटियाँ खरीद ली। इसके बाद वो जल्दी ही निकल गया। पर उसके जाने के बाद सारे गांव वालों ने देखा कि जो नोट उसने हमें दिए थे वो सारे के सारे नकली थे। उनमें असली नोटों से बस थोड़ा ही फर्क था जिस कारण गांव वाले उन्हें पहचान नहीं पाए। सभी लोग एकदम परेशान हो गए और गांव में रोना पिट गया कि उनकी सारी मेहनत बिक गई, वो भी फ्री में। सभी लोग तो इस बात का रोना रो रहे थे पर उनमें से एक आदमी था जिसका नाम था मोहित। मोहित नाम का वो आदमी बिल्कुल भी अपनी मेहनत की कमाई को इस तरीके से व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। उसने कहा वो शहर में जाके उसे ढूंढेगा और ढूंढकर अपने पैसे वापस लेगा। यही कहकर मोहित उस शाम गांव से निकल गया और इसके बाद 3 साल बीत गए पर मोहित का कोई अता पता ना चला। जब इतने टाइम तक मोहित ना लौटा तो सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी और सब ने यही माना कि उसकी मौत हो गई है। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी गई, पुलिस में कंप्लेन करी गई पर कुछ पता ना चला। इसके बाद मोहित की जो पत्नी थी वो इस बात से बहुत ज़्यादा रूठ गई और उसने आखिरकार उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से कई बार लोगों ने उसके पास उसे खड़ा हुआ देखा। जब रमेश ने ये सारी बात सुनी तो उसे एकदम से काफ़ी दुख सा होने लगा पर वो कुछ सोच के एकदम चुपचाप बैठ गया। एकदम से तभी 15-20 गांव वाले डंडे लेकर उस कमरे में आ गए। वो सभी अच्छे खासे गुस्से में लग रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अब तुम हमें वो बैग दिखाओ जिसमें तुम हमारे लिए पैसे लेकर आए हो। रमेश एकदम से सकपका गया और डर गया। उसने बोला, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन गांव वालों ने उसे डंडे की आड़ पे मजबूर करा कि तुम अब हमें वो पैसे दिखाओगे। लेकिन जब उसने पैसे दिखाए तो सभी लोगों के होश उड़ गए क्योंकि वो नोट सारे नकली थे, बिल्कुल पहले के जैसे। तब उस टाइम पर सबसे ज़्यादा कोई गुस्से में था
तो वो था गांव का मुखिया। उसने एक डंडा उठाया और काफ़ी ज़ोर से रमेश के सिर पे मार दिया और बोला, तुम जैसे धोखेबाजों की वजह से मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया। मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मेरा बेटा है कहाँ पर। हाँ, वो मोहित नाम का लड़का मुखिया का ही बेटा था जो कि गायब हो गया या फिर मर गया। रमेश अब उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर मुखिया को देखकर तो लग रहा था कि वो शायद उसे जान से ही मार देगा। इसके बाद जब गांव वालों ने उसे खूब मार दिया तो उसे ले जाकर एक छोटी सी खाई जैसी जगह थी, वहाँ से नीचे फेंक दिया, शायद ये सोच के कि वो मर जाएगा। पर कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। रमेश जिंदा बच गया और उसके बाद वो पुलिस में चला गया। उसने सारी बात पुलिस को बिल्कुल सच सच बता दी, उसके नकली नोटों की भी। उसे अपने नकली नोटों के लिए सजा हुई और उसके बाद गांव वालों के ऊपर भी उसकी जान लेने की कोशिश करने के लिए कार्रवाई करी गई। और उसके बाद ये भी पता चला कि मोहित सच में मारा जा चुका था। घटना जब मैंने सुनी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, मोहित के लिए और उसके परिवार के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। ये कहानी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर विक्रम ने। आइए आगे की कहानी को ठीक वैसे ही जानते हैं जैसे कि विक्रम ने हमें बताई है। मेरा नाम विक्रम है और मैं आज आपको अपने साथ घटी एक अजीब सी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ कुछ साल पहले घटी थी। दरअसल मैं रांची में जॉब करता हूँ। मेरी फैमिली मुझसे दूर गांव में रहती है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा के अलावा और कोई भी नहीं। उस टाइम पे दरअसल एकदम से मेरे पास मेरे पापा का कॉल आया था कि मेरी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रांची से मुझे अपने घर पहुंचने में लगभग 4 या 5 घंटे ड्राइव करना पड़ता था। जब मुझे उनकी हेल्थ का पता लगा तो मैंने सोचा कि मुझे उनके पास जाना चाहिए और यही सोचकर मैंने अर्जेंटली लीव ली और उसके बाद मम्मी से मिलने के लिए गांव की ओर निकल गया। जब मैं गांव में आ गया 2 दिन तक वहीं पर रहा और मेरी मम्मी की हालत थोड़ी बहुत सुधरी। इसके बाद एकदम से ही शाम के टाइम मुझे मेरे बॉस की कॉल आई कि मुझे अगली सुबह तक वापस आना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। जब मैंने सारी सिचुएशन अपने घर वालों को बताई तब भी वो नहीं चाहते थे कि मैं रात के समय निकलूं, बट मुझे जाना ही था। मैंने उन्हें सारी बातें समझाई और उसके बाद आखिरकार मैं अपने घर से निकल ही गया। मेरे घर वालों ने मुझसे बस कहा, रोड पर जाते हुए सावधान रहना। मैं कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और उसके बाद मैं गांव के रोड से आगे निकल चुका था। अब बस रोड के साइड में बीच बीच में थोड़े बहुत घर आते और उसके अलावा ज़्यादातर पेड़ और थोड़ी टूटी फूटी सड़क की थी, पर उस रोड पर स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं थी। अगर मैं ध्यान से नहीं चलाता तो ज़रूर से मेरा एक्सीडेंट हो जाता। मुझे ठीक से याद तो नहीं, पर लगभग 10 किलोमीटर चलाने के बाद मैं गांव के पूरे रोड से बाहर आ चुका था और अब मेरे सामने था हाईवे। मुझे बस उस हाईवे पे सीधा सीधा 2 से 3 घंटे ड्राइव करना था और उसके बाद मैं रांची पहुंच जाता। मुझे कहीं भी मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी। जब मैं आगे बढ़ रहा था और मेरे को हल्की हल्की नींद से आ ही रही थी, मैं एकदम से पैनिक कर गया। जो मैंने सामने देखा उसे देखकर मैंने देखा मेरे सामने एक औरत सड़क पर साइड में लेटी हुई है। उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। इसके बाद जब मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स उसके ऊपर पड़ी तो मैंने उसे और अच्छे से देखा। उसके कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रखे थे और उसका खून लाइट पड़ने की वजह से चमक रहा था। मुझे देखकर लग रहा था कि शायद वो किसी तरीके की डकैती या फिर ऐसे ही कुछ में इन्वॉल्व हुई है। मैं एकदम से गाड़ी के ब्रेक मारने ही वाला था, फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया, अगर जिसने उसके साथ ये सब करा है वो भी यहीं हुआ तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आसपास दूर दूर तक ना तो किसी का घर था और पेड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था, सिर्फ हाईवे। मैं डर के मारे अपनी गाड़ी को नहीं रोक पाया और मैं बस सीधा सीधा आगे बढ़ गया। मैं मन ही मन उस लड़की के बारे में सोच रहा था और अपने मन में माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। पर मुझे अपने अंदर ये लग रहा था कि मैं अपनी फैमिली का इकलौता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का मेरे पीछे क्या होगा। थोड़ी देर में मैंने एकदम से अपना ध्यान हटाने के लिए ड्राइविंग पर फोकस करने की कोशिश करी और तभी मैंने एक और चीज़ देखी जो कि काफ़ी अजीब थी। दरअसल उस रात मैंने कई सारी अजीब चीज़ें देखी। मैंने देखा रोड के दूसरे साइड पर एक लड़की खड़ी है और वो अपना हाथ दिखा रही थी, उसे लिफ्ट चाहिए थी। ये अजीब था, एक ही रात में इतनी सारी लड़कियां हाईवे पर क्या कर रही थी। मैं सोचने लगा कि मुझे इसके सामने रुकना चाहिए या नहीं, लेकिन तभी जैसे ही मैं उसके सामने से निकलने लगा वो एकदम से मेरी गाड़ी के सामने आ गई और मेरे सामने ज़ोर ज़ोर से हाथ दिखाने लगी
और मुझे गाड़ी को रोकना ही पड़ा। गाड़ी रोकने के बाद सबसे पहले मैंने इधर उधर देखा कि क्या कोई छुपा हुआ तो नहीं है जो एकदम से मेरे ऊपर अटैक कर दे। जब मुझे लगा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि उसे लिफ्ट चाहिए। मैंने उससे कहा ठीक है, अब तुम आ जाओ। इसके बाद जैसे ही वो गाड़ी के अंदर आई, मैंने उससे आराम से पूछा कि आखिर वो इस टाइम पर उस जगह पर क्यों खड़ी थी। इस पर उसने जवाब दिया, दरअसल वो यहाँ पर अपने एक रिश्तेदार को छोड़ने के लिए आई थी। उसने उन्हें छोड़ तो दिया, पर वापस जाते टाइम उसकी आखिरी बस छूट गई और उसके बाद वो यहीं पर रह गई। उसके बाद से ही वो लगातार लोगों से मदद मांग रही थी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी और वो काफ़ी समय से यहीं पर खड़ी हुई थी। उसने मुझे मदद करने के लिए शुक्रिया किया। थोड़ी बहुत ही बात कर कर मैं चुप हो गया और मैं ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। हमें जल्दी से शहर पहुंचना था ताकि मैं अपने काम पर जल्दी पहुंच सकूं। इस पॉइंट तक मुझे लग रहा था कि मैं लगभग 1 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहा था, पर अजीब सी बात ये थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास की चीज़ें, आसपास की सराउंडिंग्स बिल्कुल सेम थी जैसे कि पहले थी। अपने इसी शंका को दूर करने के लिए मैंने खिड़की से बाहर देखा और अब मैं देखा कि हम उसी हाईवे पे थे जहाँ पर मैंने उस लड़की को देखा था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। मुझे बिल्कुल अच्छे से याद थी ये जगह। जिस रोड से मैं जा रहा था वो रोड बस 1 या 1.5 घंटे तक के रास्ते में ही सुनसान रहता है और उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाता है। पर आज मैं काफ़ी समय से ड्राइव कर रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब मुझे डर लगने लगा। और एकदम से फिर मेरी आंखों ने उसे देखा, जिसे देखकर मेरी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। रोड के राइट साइड पर एक लड़की लेटी हुई थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। ये लड़की वही थी जिसे मैंने पहले देखा था। वो भी बिल्कुल वैसे ही सड़क पर पड़ी हुई थी। मैं घूमकर उसी जगह पर वापस आ गया था। मैं डर गया था। मैंने एक्सेलरेटर काफ़ी तेज़ी से दबाया और गाड़ी की स्पीड काफ़ी बढ़ा दी। मैंने सोचा शायद मैं किसी आत्मा को देखा हूँ। उस टाइम पर जो औरत मेरे साइड में बैठी थी उसने मुझसे पूछा, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं करी और तुम भाग क्यों गए उसे देखकर। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी को और तेज़ चलाया। और फिर मैंने सोचा कम से कम भूत तो बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि इसे भी दिखी है, पर लेकिन इससे बाकी चीज़ें और नहीं बदली क्योंकि मैं घूम फिर कर वापस से उसी जगह पर आ रहा था। मैं एकदम परेशान हो गया। लगभग 3 से 4 बार जब मैं उस चक्कर पे वापस आ गया, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैं लगभग आधे घंटे से ड्राइव कर रहा था और वो लड़की बार बार हर बार मेरे सामने आ रही थी। पता नहीं मैं किसी बड़ी सी भूल भुलैया में उलझता गया था। तभी एक आवाज़ मेरे पीछे से आई। वो आवाज़ ऐसा लग रहा था कि मेरे नीचे से आ रही है, पर वो आवाज़ उस लड़की से आ रही थी जो कि मेरे साइड में बैठी थी। उसने कहा, उस लड़की की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। जैसे ही मैंने बात सुनी, मैं एकदम से उछल गया और उसके बाद मैंने उस औरत की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था और उसकी आंखें मेरे को काफ़ी डरावनी निगाहों से घूर रही थी और गुस्से से घूर रही थी। उसने मुझे बेहद डरा दिया। मैं उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। मैं जानता था कि वो इंसान नहीं है, पर मैं फिर भी उसे बताने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास एक जॉब है, मेरी फैमिली है, मुझे उनका ध्यान रखना है। मेरे घर में कोई भी नहीं। अगर कोई डकैत या फिर और कोई बुरे लोग होते तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाता, इसलिए मुझे उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद जब मैंने ये सब बोला तो एकदम से गाड़ी में शांति छा गई। मैंने धीरे से अपनी गर्दन उस औरत की तरफ करनी चाही, पर इससे पहले मैं अपनी गर्दन पूरी घुमा पाता, वो लड़की जो मेरे साइड में थी उसने एकदम से गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ा और पूरी ज़ोर से घुमा दिया। और उसके बाद वो मेरे कान में काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई ताकि मैं गाड़ी को मोड़ दूँ। उसने ये सब इतने अचानक में किया कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पाया और उसके बाद गाड़ी एकदम से किसी चीज़ से आकर ठुक गई। किस चीज़ से ठुकी ये मुझे भी नहीं पता और मैं बस बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बाद होश में आया हूँगा, लेकिन जब मैं होश में आया तो मैंने देखा मेरे साइड में अब कोई भी नहीं था। मैं गाड़ी से बाहर निकला और सोच रहा था कि मैं आखिर किस जगह पर हूँ, क्योंकि मेरे आसपास की जगह मुझे जानी पहचानी नहीं लग रही थी। फिर एकदम से ही मैंने महसूस करा कि मैं एक खाई के जस्ट सामने खड़ा हुआ था। मेरी गाड़ी उस खाई से थोड़ी ही दूरी पर रुकी हुई थी। अगर ये ना रुकी होती तो मैं इस खाई में नीचे गिर जाता। जैसे ये बात मेरे दिमाग में आई, मैं एकदम से ज़मीन पर बैठ गया और सोच में पड़ गया और अब तक मेरी आंखों से आंसू आने लग गए थे। इसके बाद मैं उठा और जल्दी से गाड़ी में बैठा और वापस रोड पर निकल गया। लेकिन मुझे पता था कि मुझे अब क्या दिखने वाला है। मैं अब भी उसी हाईवे पे था और तभी मैंने देखा कि मेरे राइट साइड पर मुझे एक बार फिर से वो लड़की ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अब मुझे लग रहा था कि वो लड़की जो कि मेरे साइड में बैठी हुई थी वो उस लड़की की आत्मा थी
और वो लड़की शायद मर गई थी, जो कि शायद अपनी बॉडी को ढूंढवाने के लिए मेरे साथ ये सब कर रही थी। और इस बार मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं, मैंने गाड़ी को साइड में रोका और मैं भागकर उस लड़की के पास गया ये सोच के, पर वो लड़की ज़मीन पर दूसरी ओर फेस करके लेटी हुई थी। मैं सोच चुका था कि शायद वो मर चुकी है, पर जैसे ही मैंने उसे पलटा मैं देखकर हैरान रह गया कि ये वो लड़की नहीं थी जो कि मेरे साथ गाड़ी में थी, ये कोई और ही थी और इसकी सांसें अब भी हल्की हल्की चल रही थी। जैसे ही मैंने ये देखा मैंने फ़ौरन उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बाद उसे पास ही के हॉस्पिटल में लेकर गया। मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था उस बात सोच कर कि मैं उसे बचा सकता था, फिर मैंने ये सब करा। अगली सुबह मैं उस लड़की के पास कुछ फल वगैरह लेकर गया था। वो लड़की तब तक होश में आ गई थी। इसके बाद उसने मुझे बताया कि वो दरअसल अपनी गाड़ी से वहाँ से जा रही थी, तभी उसके ऊपर कुछ डकैतों ने हमला कर दिया, उसका सारा सामान छीन लिया, उसकी गाड़ी छीन ली और उसे घायल करके वहीं रोड के साइड में फेंक दिया। उसने ये भी कहा कि अगर मैं उसकी जान ना बचाता तो शायद वो जिंदा ना होती, पर मैं मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि मैं उसकी मदद शुरू में नहीं करना चाहता था। इसके अलावा मेरे दिमाग में उस लड़की के बारे में भी ख्याल आया जो कि मेरी गाड़ी के अंदर बैठी थी। मेरे अंदर खुद ही ये ख्याल आया शायद उस लड़की के साथ भी कभी पहले ना पहले कुछ बुरा हुआ होगा और शायद वो चाहती थी कि वही चीज़ उस लड़की के साथ ना हो, इसीलिए वो मेरे सामने आई और मुझसे उसकी मदद करवाई। इसी के साथ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। चाचा टॉर्च होगा क्या आपके पास? अंकित दुकानदार से बोला। छोटी सी मार्केट थी लेकिन रात होने के कारण सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, बस ये इकलौती ऐसी दुकान थी जो अब तक खुली हुई थी। किधर जाना तुमको? उस आदमी ने टॉर्च अंकित को पकड़ाते हुए कहा। संभाल कर जाना है। कितने पैसे हुए? उस आदमी की बात का जवाब देते हुए उसने टॉर्च की कीमत जाननी चाहिए। 100 रुपये। उस आदमी ने कहा तो अंकित ने जेब से पैसे निकाल कर दे दिए। बेटा उधर से रात के इस वक्त अपने घर ना ही जाओ तो अच्छा है, कल सुबह होते ही निकल जाना, आज रात यहीं कहीं ठहर जाओ। आदमी ने अंकित को जाता हुआ देखकर कहा। हाँ सुना है वहाँ रास्ते में एक पुराना किला है, कहते हैं उस पर भूतों का साया है, जो भी इधर से जाता है कभी लौट कर नहीं आता। तभी दूसरे आदमी ने कहा जो उसी दुकान के बाहर खड़ा हुआ बीड़ी फूंक रहा था। आप लोग भी कहाँ इन सब बातों पर विश्वास करते हो, ये सब कहाँ कुछ होता है, बचपन की खेल थे बस भूत प्रेत। तो बोलता हुआ अंकित वहाँ से निकल जाता है। उस दुकानदार ने कुछ बोलने को मुंह खोला ही था, पर वो दूसरा व्यक्ति बोलता है, जाने दो उसको यार, जब किस्मत में मौत लिखी है तो हम क्या करें। रात का एक पैर खत्म होने को था। वो बिना डर बिना घबराहट के उस भयानक जंगल से निकल रहा था। कभी उसके कानों में पत्तों की सरसराहट आती तो कभी किसी जानवर की आवाज़, लेकिन वो इन आवाज़ों से बेखबर सा अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। कल उसके बड़े भाई का जन्मदिन था और वो घर वालों को सरप्राइज करना चाहता था। घर में किसी को भी मालूम नहीं था कि आज रात वो आने वाला है। उसे अपने बड़े भाई सुरेश से बहुत प्यार था। जंगल खत्म कर अब वो एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गया था। पेड़ों से ढकी ये जगह दूर से तो नजर ही नहीं आती थी, पास आने पर ही वहां पर वो किला नजर आता था, लेकिन उधर से आती किसी के चिल्लाने की आवाजें जो कि दूर से ही सुनने में आ जाती। अंकित धीरे धीरे घबरा रहा था। वो अब उस किले के पास पहुंचने ही वाला था, लेकिन जरा सा रास्ता उसको मीलों दूर नजर आ रहा था। वो जैसे जैसे करीब पहुंच रहा था वैसे वैसे ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इसके साथ ही कानों में किले से निकलने वाली आवाजें तेज और तेज गूंज रही थी। आखिर धीरे धीरे वो उस किले के नजदीक पहुंच ही गया। वो तो किले के पास से होता हुआ चुपचाप ही निकल जाना चाहता था, लेकिन ये किला शायद उसको जाना नहीं देना चाहता था। वो जैसे ही किले के गेट के सामने से निकला तो गेट पर एक काली परछाई जाती दिखी और अंकित के देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ और सोचता कि उसके कानों के पास से होती हुई एक आवाज़ सुनाई दी जो कि काफ़ी धीरे लेकिन बहुत भयानक थी। मानो उस आवाज़ में अलग ही दर्द छुपा था। ये सुनकर अंकित के कदम खुद ब खुद ही तेज हो गए। उसने तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए कि तभी किसी की दर्दनाक चीख ने उसके कान सुन्न कर दिए। नहीं, ये किसी भूत की आवाज़ नहीं थी, ये तो किसी के सचमुच चीखने की आवाज़ थी। लेकिन किसकी? यहाँ इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं इस किले में से तो नहीं? मतलब अंदर कुछ तो गलत शायद। उसके दिमाग में बहुत से सवाल घूमने लगे। ये किला काफ़ी टाइम से खाली है,
कहीं इसलिए थी तो अंदर कुछ और काम। इतना सोचते ही उसके कदम किले की तरफ बढ़ गए। आवाज करता हुआ दरवाजा उसके हाथ लगाते ही खुल गया। अंदर घुप अंधेरा छाया था। उसने टॉर्च को अंदर चारों तरफ घुमाया और सावधानी से बिना किसी आवाज के साथ एक कदम अंदर बढ़ाया। उसके पैरों के चलने की आवाज ने उस पूरे किले की शांति को भंग कर दिया। आवाज को सुन अंकित खुद कांप रहा था। तभी उसके पैरों के पास एकदम से एक टप्पा खाते हुए बॉल आ गई। अब तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। इस वीरान किले में बॉल, वो भी अपने आप। अब उसको अपने ही फैसले पर गुस्सा आ रहा था। उसने कुछ और सोचने से पहले ही अंदर एक साथ कई सारी आवाज़ें आने लगी, किसी के फुसफुसाने की तो तभी किसी के जोर से चिल्लाने की। वो आवाज़ों को समझने की कोशिश करने लगा कि तभी उसके सामने दीवार पर उसे 2-3 परछाई नजर आई। पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए, जाने मत देना। फुसफुसाते हुए तेजी से यह आवाज़ उसके कान में पड़ गई और बस फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे वो सिर पर पैर रखकर वापस भागा। किले के गेट से बाहर एकदम कदम रखने से पहले ही वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया और जैसे ही वो खड़ा हुआ उसको लगा मानो अंधेरे में किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। तब उसने एक झटके के साथ अपने पैर को उस हाथ से छुड़ाया और तेजी से गेट से बाहर निकल गया। अब तो अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। बचकर कहाँ जाएगा, इस आवाज़ के साथ एक काली परछाई उसके आगे आकर खड़ी हो गई। ये देखकर उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगी और माथे पर पसीना आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो परछाई उसकी तरफ आगे बढ़ी। अपने आप को बचाने के चक्कर में वो पीछे पीछे खिसकने लगा कि तभी उसका पैर किसी पत्थर से लगा और वो सिर के बल पीछे गिर गया और गिरते ही उसका सर पत्थर से जा लगा और खून की एक धारा उसके सिर से बहने लगी। लेकिन उसकी आंखों ने देखा वो काली सी परछाई बहुत तेज चिल्लाई और उसके ऊपर चढ़ गई। इतना देखते ही उसके प्राण वहीं निकल गए और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अगले दिन जब कोई इस रास्ते से निकला तब जाकर उसने गांव को अंकित के बारे में बताया। अपने भाई की मौत देखकर सुरेश पागल सा हो गया। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अंकित की मौत को कुछ ही दिन गुजरे थे जब सुरेश ने मन में विचार बना लिया कि वो पता लगा कर रहेगा आखिर उस रात वहां पर उसके साथ क्या हुआ था। एक रात बिना किसी को बताए वो उस किले की तरफ चला गया। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कोई भी व्यक्ति उसको इस तरफ आता हुआ ना देख ले। जैसे ही वो किले के नज़दीक जाता वैसे ही उसके दिमाग में अपने भाई का चेहरा घूमने लगा था। एक ही तो भाई था, वो भी छीन लिया। अभी वो किले से दूर चल ही रहा था कि उसको वहाँ कुछ हलचल सी दिखाई दी। कुछ लोग थे और एक गाड़ी भी। इतनी रात को ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उसकी नज़र उन लोगों पर गई। उनमें से कुछ लोग उसको जाने पहचानने से लगे, लेकिन वो अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाया। तभी गाड़ी से कुछ छोटे छोटे बच्चे निकले जिनके हाथ मुंह बंद थे। सुरेश ये सब देखकर हैरान रह गया। अब तो उसको यकीन हो गया था कि उसके भाई की मौत का कारण ये लोग ही हैं। उसने अपना फ़ोन निकालकर छोटी सी वीडियो बना ली और साथ ही साथ पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसने कुछ देर पुलिस का इंतज़ार करा। जब पुलिस के आने की संभावना उसको कम लगी तब उसने खुद ही अंदर जाने का विचार बनाया। वो भी सोच ही रहा था कि वहाँ से चीखने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर वो भागा भागा गया और एक ही झटके में उसने गेट खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से आवाज़ें आने लगी और साथ ही दीवार पर काली परछाई भी नजर आने लगी। ये क्या? सुरेश ने अपने ही मन में विचार किया। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया और खटाक की आवाज़ के साथ कोई चीज़ फर्श पर गिर गई। जब सुरेश ने आवाज़ की तरफ ध्यान दिया तो देखा वो एक प्रोजेक्टर था जो कि अब ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया था और उसी के साथ वो आवाज़ें बंद हो गई थी। तभी एक तेज चीखने की आवाज़ ने किले को हिलाकर रख दिया। सुरेश बिना कुछ सोचे उस तरफ बढ़ गया। जब वो जा ही रहा था तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और सुरेश के साथ आ गई। अंदर का नज़ारा देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ बच्चे साइड में बंधे थे और एक को टेबल पर लिटाया हुआ था। उसके पेट को फाड़ दिया गया था और उसके आसपास 5-6 लोग खड़े थे जिनके हाथ में औजार थे। पुलिस को वहाँ आया देख वो लोग चौंक गए। उनमें से एक ने जेब में से पिस्तौल निकाल दी। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा तो। उसने अपने साथियों को कवर करते हुए पिस्तौल एक बच्चे पर तान दी। अचानक ही एक करिश्मा हो गया और उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी और एक आवाज़ हुई। कौन है बे? जिसके हाथ से पिस्तौल थी वो आसमान की तरफ देखता और अपने हाथ से गले को सहलाता हुआ बोला। तभी एक आवाज़ हुई और उसके बाद वो पांचों वहीं पर रोने लगे। वहाँ खड़े किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था। सुरेश, पुलिस सभी एक दूसरे को देख रहे थे। माफ़ कर दो हमको।
तभी पांचों एक साथ घुटने पर बैठकर बोले, तुम ही लोगों ने यहाँ डर फैलाया। एक अदृश्य आवाज़ पूरे किले में गूंज गई, अंकित। आवाज़ सुनते ही सुरेश के मुंह से निकल गया, हाँ भाई मैं। उस दिन मुझको मारने वाले यही लोग थे, और यही लोग हैं जो जंगल में आने वाले हर एक पर नज़र रखते हैं, और ये यहाँ से बच्चों की तस्करी करते हैं। क्यों चाचा, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हम ही रखते हैं। तभी वो दुकानदार बोल उठा जिससे आखिरी टाइम अंकित मिला था, हमें माफ़ कर दो। एक बार फिर पांचों ने एक साथ कहा, अंकित इनको कानून सजा देगा, मेरे भाई तुम इनको छोड़ दो। सुरेश ने आवाज़ की दिशा में कहा, ठीक है। एक बार फिर से ये शोर वहाँ गूंजा और इसी के साथ सब शांत हो गया। उसके बाद पुलिस उन पांचों को पकड़ कर ले गई और बच्चों को उनके घर पहुंचा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।